Hello guys, welcome back to our channel. As George welcomes you all. This is Standard 8, lesson number 1, semester 2. Let's begin with the chapter. Social religious reforms. अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स बोले तो सोशल मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता है तो अभी बताएंगे अपने। सोशल मतलब क्या होता है? सोशल मतलब जो समाज की जो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, मतलब वो जो परंपराएं होती है, जो जैसे सती सिस्टम है और क्या बोलते हैं, जो ऊंच नीच का भेद है, जो चाइल्ड मैरिज है, तो ये सब हमारे सोशल रिफॉर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं? सोशल रिफॉर्म्स में आते हैं और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में आते हैं। और अभी ये चैप्टर के अंदर लेसन नंबर 1 है ये। सेकेंड सेमेस्टर चालू किया हमने। कौन सा? सेकेंड सेमेस्टर चालू किया है। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन 19th century Indian society was infested with various social evils like the superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste systems, etc. तो ये सब चीज़ों का आपको मतलब पता है? नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। तो ईविल सिस्टम मतलब वो खराब जो रीति रिवाज होते हैं ना, उसको ईविल सिस्टम बोलते हैं। सुपरस्टिशन मतलब वो अंधविश्वास नहीं होता है, काला जादू करने वाला, काला 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 जादू करते हैं ना, उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ गंवार जाहिल, इसको बोलते हैं इलिटरेसी रेट। मतलब पढ़ाई बड़ाई करनी नहीं है और बस बन जाना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसे, मतलब ऐसा बन जाना है अपने आप को, मतलब काम वाम करना नहीं है, पढ़ाई नहीं करनी है और अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में। पहले ऐसा होता था कि भाई इलिटरेसी हो तो भी तुमको काम मिल जाता था, पर नाउ डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए तुमको ये पढ़ाया जाता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इसका रीज़न यही है कि भाई इलिटरेसी रेट जो था ना पहले के ज़माने में, वो इतना अभी कॉमन। फिर है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना। जैसे तू अमीर है, मैं गरीब हूँ, तो अमीर को बोलेंगे, गरीब को बोलेंगे ए हट हट हट, तो इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। क्या बोलते हैं इसको? इग्नोरेंस बोलते हैं। फिर ईविल सोशल कस्टम्स। ईविल सोशल कस्टम्स मतलब क्या बोलते हैं? अगर तेरी लड़की से तूने मैंने दहेज लिया तो तेरे को भी तेरे लड़के के टाइम अगर तूने दहेज लिया तो लड़की के टाइम तेरे को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि तूने लिया ना तो तेरे को भी देना पड़ेगा। ऐसा उनके मतलब पुराने जो लोग करते थे ना, वैसा ही तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम लोग नहीं करोगे ना तो बोले ये तुम हमारे समाज के नहीं हो। वो बोले कि भाई तुम लोग अगर हमको अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, कि एग्जाम्पल दूँ ना तो उसका कि इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? अगर वो लोग जो करें ना, वो बोले कि भाई सुबह 4 बजे उठने का, तो 4 बजे सबको उठने का। उनके रूल्स को अगर फॉलो नहीं करे ना, पुराने जो रीति रिवाज थे उनको फॉलो नहीं करे ना, तो वो हमको इग्नोर करते थे और हमको मतलब अपने साथ नहीं रखते थे, ऊंच नीच करेंगे अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो। फिर क्या है? कास्ट सिस्टम। तू सिंधी है तो सिंधी में शादी कर, गुजराती है तो गुजराती में शादी कर, मुस्लिम है तो मुस्लिम में शादी करने का। ऐसा नहीं कि तू कोई भी कास्ट में जाके इंटर मैरिज कर ले या कुछ भी कर ले, नहीं चलेगा। अपने पप्पा का रूल हमारे को नहीं चल सकता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। द कंडीशन ऑफ द वुमन वॉज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी। नैरो माइंडेड सोसाइटी मतलब क्या? छोटे लोगों की सोसाइटी। मतलब इनकी जो सोच है ना, नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाले, नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाले। तो उसमें वुमन को जो था ना, उसमें उनको सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बिकॉज दे वर सेइंग दैट वुमेन्स वो क्या होते हैं? सिर्फ घर का काम करने के लिए होते हैं। वुमेन्स क्या होते हैं? सिर्फ घर का काम करने के लिए होते हैं। पर आज ऐसा नहीं है, बिकॉज एज ऑफ 2021 वी हैव एंटर्ड लार्ज वर्ल्ड जहाँ पे वुमन मैन सब एक ही है। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? तो सब एक ही है। तो अभी ऐसा नहीं है, पर पहले के ज़माने में ऐसा होता था। वुमन मतलब नीचे, मैन मतलब बहुत ऊपर, बहुत बड़े काम करने वाला, बहुत पत्थर फोड़ के आते थे मैन, ऐसा हम लोग मानते थे। पर ऐसा नहीं है, अभी सब एक हो गया है। और इसको थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू हमारे लोग जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और हमारे इंडिया को इतना डेवलप करने में मदद किया, ठीक है। फिर वेरियस इवल कस्टम्स वर वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी। द लाइक द कस्टम्स ऑफ दूध पीती। दूध पीती मतलब उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, फीमेल इन्फेक्टिसाइड बाय इमर्सिटिंग अ बॉर्न गर्ल चाइल्ड कंटेनर इनटू अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क। मतलब वो कैसा एक कस्टम था, फीमेल जो दूध पीती बच्ची है ना, दूध पीती नाम दिया कि भाई फीमेल इन्फेक्टिसाइड बाय इमर्सिंग अ न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड कंटेनर फुल ऑफ मिल्क। कि भाई उसका जो छोटी बच्ची के साथ, अगर तुम लड़की के साथ पैदा होते हो ना तो तुमको पनिशमेंट है। अगर तुम्हारे पास लड़की पैदा होती है ना तो तुमको पनिशमेंट है।
ऐसा ये लोग, इनका सिस्टम था, कस्टम था। लड़का है, अरे वाह वाह राजा पैदा हुआ है, लड़की है गरीब पैदा हुई है। ऐसा गरीब अमीर पहले से करते थे, इविल सिस्टम्स। फिर सती सिस्टम, बर्निंग ऑफ अ वुमन ऑन हर हस्बैंड फायर। अगर तेरी पत्नी, तू मर गया, अगर तुम लोगों की पत्नी, मतलब बॉयज़ क्या होता था पहले, बॉयज़ अगर बॉयज़ की डेथ हो गई ना, तो पत्नी को भी मस्त दुल्हन के कपड़े पहना के ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो राख के साथ पति को भी और पत्नी को दोनों को साथ में जला जाता था। भले पत्नी का जिंदा है, जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था इंसान के साथ ही। फिर कौन सा है, डैनियल ऑफ द विडो, रीमैरिज एक्सेट्रा। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू अवेकनिंग renaissance began in the 19th century to remove the evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in the social and the religious reform. Raja Ram Mohan Roy was the first among first such reformers. मतलब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे ना, ब्रिटिशर आए थे ना यहाँ पे, सबको पता है ब्रिटिशर्स आए थे ना यहाँ पे, तो ब्रिटिशर जो यहाँ पे आए थे ना, तो वो यहाँ पे एजुकेशन लेके आए थे। एजुकेशन लेके आए थे, क्या लेके आए थे, एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन। अगर इंसान के पास एजुकेशन होगा ना, तो वो अपने आप को डेवलप कर सकता है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो चाहे अपने आप को उस फील्ड में डेवलप कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक दुकान पे एक बंदा आया, ठीक है, तो एक बंदा आया तो उसने बोला कि भाई हमको 1 मीटर रिबिन चाहिए। क्या चाहिए, 1 मीटर रिबिन चाहिए। तो हमने उसको 35 इंचेस काट के दे दिया, 35 इंचेस काट के दे दिया। हमने उसको बोला 35 इंचेस खोल के, भाई ये 1 मीटर है। तो भाई भी खुश हो गया, हाँ अच्छा अच्छा दे दो। और एक्चुअल में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 39 इंचेस होता है। हमने उसको 4 इंच कम दिया, क्यों, क्योंकि उसका एजुकेशन नहीं था, वो अनपढ़ गंवार था। अगर तुम्हारे पास एजुकेशन है, ये इतनी बुक्स बनाते हैं स्कूल वाले तुम्हारे लिए, गुजरात बोर्ड वाले तुम्हारे लिए बुक्स बनाते, क्यों बनाते, ताकि जो भी तुम पढ़ो लिखो तो तुमको नॉलेज मिले, और वो नॉलेज की वजह से तुम कहीं पे खराब नहीं पढ़ो और तुमको कोई छेतर नहीं सकता है। अगर वो नॉलेज होगा, हाँ, अगर तुम लोग ये बुक्स खरीदने जाते हो, ठीक है, कहीं पे भी बुक्स खरीदने जाते हो, परचेस करते हो, तो क्या तुम एमआरपी पढ़ते हो, अच्छी बुक है क्या नहीं। अगर हमको पता नहीं है तो हम कुछ भी दे देंगे, हमको पता ही नहीं 50 का नोट क्या है, 100 का नोट क्या है, और 50 देने पे कितना पैसा वापस मिलेगा। और बिकॉज ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, हमको ये सब पता है कि भाई हमें क्या करना है। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी इविल कस्टम्स थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान होता था। जैसे सती सिस्टम है, चाइल्ड रीमैरेज है, और चाइल्ड मैरिज है, और फिर इन्फेंट चाइल्ड है, और विडो रीमैरेज है। मतलब अगर वो क्या बोलते हैं, अगर किसी का पति मर गया ना, तो वापस शादी नहीं कर सकती है, ये विडो रीमैरेज नहीं कर सकती है। और सती सिस्टम, जला देने का पत्नी को पति के साथ। तो ये सब इविल कस्टम्स थे जो हमारे सोसाइटी को डैमेज कर रहे थे। तो फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो सब यहाँ पे नवी पढ़ाई लेके आए, और पढ़ाई की वजह से लोगों का माइंड वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब उनका दिमाग, नॉलेज खुला, और वो नॉलेज की वजह से आज इतना डेवलपमेंट किया हमने, और 19th सेंचुरी मतलब क्या पता है, 19th सेंचुरी, अभी जैसे 21st सेंचुरी चल रही है ना, तो वैसे 19th सेंचुरी, एक सेंचुरी था 100 का होता है, एक सेंचुरी 100 का होता है, 100 ईयर्स का एक सेंचुरी होता है। तो अभी 19th सेंचुरी जब चल रहा था ना, तब राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने हमारी सोसाइटी के बारे में कुछ सोचा। बोले ये इंडिया है, इसमें ऐसी तकलीफ है, तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। सब इसकी बुराई करते पर कोई तो चाहिए ना ठीक करने वाला। तो वो कौन था फर्स्ट बिगनर, राजा राम मोहन रॉय। कब चालू किया उसने ठीक करना, 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ये अपने एमसीक्यू में अभी है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट रिफॉर्मर है सोशल रिफॉर्मर में, दैट इज राजा राम मोहन रॉय। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, बहुत अच्छे पर्सन थे, अब कोई बंदा गंदा तो हो नहीं सकता है। और ये सोशल रिफॉर्मर में, मतलब इसने हमारे इंडिया के बारे में सोचा था। अपने को इनका फ़ोटो भी दिया हुआ है, राजा राम मोहन रॉय, बहुत कम लोगों का फ़ोटो देते हैं, तो भाई अच्छा इंसान था। राजा राम मोहन रॉय, फ़ोटो दिया हुआ है राजा राम मोहन रॉय का। स्केच नहीं बनाने का बोल रहा हूँ, बस देखने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ये राजा राम मोहन रॉय का अपने को फ़ोटो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन द ईयर 1772
CE. This is the first MCQ. The MCQs begin from here. First point. What is the first point? भाई when were राजा राम मोहन रॉय born? तो राजा राम मोहन रॉय कब born हुए थे? तो that is 1772 CE, and CE stand for Central Era, in the Hooghly district of Bengal, in राधानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली. अगर आपकी कोई भाई बहन है राधा नाम से तो आप उसको याद भी कर सकते हो. भाई राजा राम मोहन रॉय कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे. कौन से विलेज में? राधानगर विलेज में. और उनकी फैमिली कौन सी थी? जैसे बहुत सारी टाइप की फैमिली थी, कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, तो इनकी जो फैमिली थी वो ब्राह्मण फैमिली थी. कौन सी फैमिली थी? ब्राह्मण फैमिली थी. तो राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब छोटपन में, मतलब शायद होगा, एज नहीं लिखा है, मैं बोलता हूँ 7th-8th स्टैंडर्ड में उसकी राजा राम मोहन रॉय का मैरिज हो गया था. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड्स डेथ. अच्छा, बहुत अच्छी बात है, खराब बात है. दिस इंसिडेंट shook Raja Ram Mohan Roy deeply. He intended many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, doodh piti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samvad Kumdi, in the year 1821 CE. अभी क्या हुआ कि भाई जब जो राजा राम मोहन रॉय था ना, तो उनका एक ब्रदर था, तो उनका ब्रदर का मैरिज हो चुका था. तो मैरिज हो चुका था ना, तो ब्रदर का डेथ हो गया. तो ब्रदर का डेथ हुआ ना, तो उनका जो वाइफ था ना, उनको सती सिस्टम करना पड़ा. सती सिस्टम मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले. सती सिस्टम मतलब अगर तुम्हारे हस्बैंड का डेथ हो गया है तो तुमको हस्बैंड के साथ बर्न कर देंगे फायर में. तो उनको सती सिस्टम करना पड़ा. तो राजा राम मोहन रॉय ये चीज से बहुत शुक हो गए मतलब शॉक लग गया. यार ऐसा कैसे, इतनी अच्छी वाइफ, इतना अच्छा इंसान है, उसको कोई ऐसे जिंदा कैसे जला सकता है? कोई इंसान को अगर कोई जिंदा कैसे जला सकता है? उसका तो लाइफ है ना, पति मर गया है तो क्या हुआ, उसको भी तो जीना है ना, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है ना. तो ऐसे एकदम से अपने सती सिस्टम देखा उसको, और राजा राम रॉय वो बहुत शुक हो गए और इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट करने लगे. भाई ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये गलत चीज़ है जो आप कर रहे हो. तो उसके बाद राजा राम मोहन रॉय ऐसी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेस्ट करने लगे. उनको कुछ भी गलत चीज़ दिखती वो तुरंत उस पर प्रोटेस्ट पे लग जाते. वो प्रोटेस्ट करते थे. प्रोटेस्ट करना मतलब उसका विरोध करते थे. क्या करते थे? विरोध करते थे. क्यों विरोध करते थे? क्योंकि उन्हें ये गलत लगता था. अभी कोई तुम्हारे मार रहा है, अभी कोई तुम्हें खाली खाली मार रहा है, तो तुम उसका प्रोटेस्ट करोगे ना? जरूर करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें खाली खाली मार रहा है ना, कोई हमने, हमारा कोई रीजन है, हमारी कोई गलती नहीं, वो खाली खाली हमें कैसे बोल सकता है? तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसके सामने बोलेंगे भाई नहीं तो हमको हाथ मत लगा. सही बात है ना? तो वैसे ही राजा राम मोहन रॉय को जिस भी चीज़, मतलब ऐसे जैसे कुछ जैसे सती सिस्टम है और कास्टिज्म है, जो कास्टिज्म मतलब कास्ट के बारे में जो बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज है मतलब बच्चों की शादी कराना, जैसे राजा राम मोहन रॉय की छोटपन में हो गई थी. तो वो सब चीज़ों के बारे में राजा राम मोहन रॉय प्रोटेस्ट करने लगे. तो प्रोटेस्ट वो कैसे करते थे? अब इसमें ऐसा लिखा तो नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि भाई किसी भी जनों को अगर किसी भी चीज़ को वाइड स्प्रेड करना है ना, अभी जैसे अगर आपका बर्थडे है, या अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है, या किसी का डेथ हो गया घर में, या किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर इस चीज़ को फेमस करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होता है. क्या होता है? न्यूज़पेपर होता है. तो वो न्यूज़पेपर में उनका खुद का एक न्यूज़पेपर था. उन्होंने 17 कितना दिया हुआ है देखो, 1821 सीई में एक खुद का न्यूज़पेपर चालू किया था, जिसका नाम था समावत कुमुदी नाम दिया हुआ है, समावत कुमुदी. तो उन्होंने बंगाल के अंदर अपना एक न्यूज़पेपर चालू किया, बंगाली न्यूज़पेपर. कौन सी लैंग्वेज में चालू किया ये? बंगाली लैंग्वेज में. बंगाल के अंदर बंगाली लैंग्वेज के अंदर एक न्यूज़पेपर चालू किया 1821 सीई में, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके. भाई देखो, तुम लोगों को ऐसी तकलीफ हो रही है, तुम खाली ये इस चीज़ों में फेस कर रहे हो, इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, तुम मेरे को हेल्प करो, मैं प्रोटेस्ट करूंगा और मैं तुमको भी जस्टिस दिलाऊंगा, ताकि तुम्हारा भी काम होगा. ठीक है. एंड ऑल्सो मिर्त उल अखबार इन पर्शियन इन 1822 सीई. बिल्कुल एक साल बाद, जैसे राजा राम मोहन रॉय 1772 में बॉर्न हुए, तो उन्होंने बॉर्न हुए 1772 में, फिर 1821 के अंदर उन्होंने एक खुद का न्यूज़पेपर चालू किया, बंगाली न्यूज़पेपर. अब बंगाली न्यूज़पेपर तो सिर्फ बंगाली लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, फिर दूसरों को भी तो चाहिए ना. तो उन्होंने एक और पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर चालू किया. कौन सी लैंग्वेज का?
पर्शियन लैंग्वेज का चालू किया। वो कौन सी ईयर में किया? 1882, 1822, ठीक है। उसका नाम क्या था? मिर्त उल अखबार। क्या नाम दिया था? मिर्त उल अखबार। The next point, Brahmao Samaj was established in the year 1828 CE. राजा राम मोहन रॉय established the college in कोलकाता। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की राजा राम मोहन रॉय ने। उनको अभी बहुत कम चीज़ें बताई गई है, डायरेक्टली बताई गई है, पर उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की। फिर उसके बाद क्या लिखा है? ब्रह्मो समाज बनाया उन्होंने। एक ब्रह्मो समाज, एक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया इन द ईयर 1828 में। उन्होंने खुद का समाज बनाया जिसका नाम दिया ब्रह्मो समाज। फिर जो उन्होंने एक और चीज की, राजा राम मोहन रॉय ने एक हिंदू कॉलेज बनाया। क्या बनाया? हिंदू कॉलेज बनाया। कहां पे बनाया है? कोलकाता में बनाया। कहां पे बनाया है? कोलकाता में बनाया। फिर ही रेकमेंडेड मेनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमन राइट्स, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। पढ़े लिखे लोगों की तो बात पहले भी सुनी जाती थी, अभी भी सुनते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। भाई क्या रिक्वेस्ट किया? कि भाई हमारे जो समाज में, हमारे जो जगह पे, हमारा जो एरिया है, हमारा जो विलेज है या हमारा जो इंडिया है, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है। तो गलत चीज़ों में क्या है भाई? लोगों को लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी मतलब आज़ादी नहीं है कुछ भी चीज़ करने की। फिर जुडिशरी नहीं है। तो जुडिशरी के लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, भाई प्लीज़ हमको अच्छी जुडिशरी दो। जुडिशरी मतलब जस्टिस दो। फिर वुमन को बोले स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वुमन को कोई राइट्स नहीं है, तो उसके लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने रिक्वेस्ट किया। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जो चाहे वो नहीं बोल सकते। अभी तो हम जो चाहे वो बोलते हैं, कि हम कुछ भी बोलते हैं, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, बिकॉज अभी इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास पहले नहीं थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया ये सब चीज़ों के लिए। और राजा राम मोहन रॉय ये चाहते थे कि भाई हम सब, ये जो समाज है, ये सब ये खराब चीज़ों से दूर हो जाए और एकदम नया समाज क्रिएट हो जो हमारे इंडिया को एकदम अच्छा और डेवलप्ड नेशन बनाए। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड टू एबॉलिश द मूवमेंट ऑफ started movement to abolish the sati system. As a result, the British Governor General Lord William Bentinck passed a law to abolish the sati प्रथा। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय सती सिस्टम को एबॉलिश करने लगे और उसको मतलब बोलने लगे लोगों को, भाई प्लीज सती सिस्टम मत करो। तो भी लोग समझ नहीं थे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को मदद किया, हेल्प किया ये सती सिस्टम को बैन करने में। और उसके बाद ये जो लॉ था सती सिस्टम वाला, उसको बैन कर दिया गया। कौन सा लॉ था? सती सिस्टम वाला लॉ था। किसने बैन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। किसकी मदद से किया? राजा राम मोहन रॉय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये जो लॉ था सती सिस्टम वाला वो बैन कर दिया। ठीक है। दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 CE। सब कुछ एक एक ईयर्स कनेक्टेड है। पहले 1821 में एक पेपर निकाला, फिर 1822 में दूसरा पेपर निकाला, फिर 1828 में कुछ काम किया, फिर 1829 में एक काम किया। ठीक है, सारे ईयर्स कनेक्टेड है। अगर चाहे तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा है तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? दिस लॉ, ओके ये तो पढ़ा। सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन रॉय laid the foundation of the Indian Renaissance with new awakening with the regards of initiating social, religious, political reforms। तो हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि भाई राजा राम मोहन रॉय वो इंसान थे, वो शख्स थे, वो बंदे थे, जो वो इंसान थे जिन्होंने इंडिया में एक फाउंडेशन निकाला। वो फाउंडेशन इसी चीज़ों के लिए था भाई, किसी भी जगह पे कोई भी तकलीफ हो रही हो या कोई भी लोगों को इनजस्टिस हो रहा हो, वो राजा राम मोहन रॉय के पास जाए और राजा राम मोहन रॉय तुम्हें उस चीज़ का जस्टिस दिलाएंगे, वो चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। कौन देगा? राजा राम मोहन रॉय। कौन सी फाउंडेशन है? इंडियन रेसिनेंस। क्या नाम है? इंडियन रेसिनेंस। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू अवेकनिंग। न्यू अवेकनिंग मतलब एक नई सुबह, एक
नई सूबा कौन देने वाला है हमको? राजा राम मोहन रॉय। द एम्परर ऑफ दिल्ली sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 in regards to his case of the right of property. Raja Ram Mohan Roy died in the Bristol in the year of the 1833 CE. Brahmo Samaj played a vital role reforming the contemporary Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and the superstition religious beliefs and प्रेवेलेंट देम। फिर क्या हुआ, एक एम्परर था, एम्परर कहाँ का है? दिल्ली का एम्परर है। कहाँ का एम्परर है? दिल्ली का एम्परर है। तो राजा राम मोहन रॉय को वो दिल्ली के एम्परर ने इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। क्यों भेजा इंग्लैंड? क्योंकि एक प्रॉपर्टी का, उसको प्रॉपर्टी क्लियर करानी थी। क्या करना था? एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवानी थी या प्रॉपर्टी क्लियर करवानी होगी। उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बताया गया है कि भाई एक एम्परर था। एम्परर कहाँ का है? दिल्ली का है। उसने राजा राम मोहन रॉय को 1830 में कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। कौन से वर्क की वजह से? बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के वर्क के लिए उन्होंने उसको भेजा था। फिर 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई। राजा राम मोहन रॉय हमको छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद एक ब्रह्मो समाज जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, कौन से समाज, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया था? सबको पता होगा। कौन से ईयर में किया था? 1828 में किया था। कौन से में किया था? 1828 में किया था। ब्रह्मो समाज जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उस समाज ने हिंदू समाज था वो। ब्रह्मो समाज मतलब हिंदू समाज था। उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टिशन और रिलीजियस, जो राजा राम मोहन रॉय का पर्पस था ना, जो लोगों को इंसाफ दिलाने का, वो जो समाज, वो जो काम था ना, वो पूरा काम राजा राम मोहन रॉय के बाद पूरा काम ब्रह्मो समाज ने संभाला। किसने संभाला? ब्रह्मो समाज ने संभाला। किसने संभाला? ब्रह्मो समाज ने संभाला। कब संभाला? जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय का जब डेथ हो गया ना, तो वो पूरा काम जो लोगों को संभालने का था ना, वो राजा राम मोहन रॉय का काम ब्रह्मो समाज ने किया। किसने किया? ब्रह्मो समाज ने किया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक और फेवरेट कैरेक्टरिस्टिक आ गए, एक और फेवरेट जने आ गए हमारे सामने। दिख रहा होगा तुम सब लोगों को। क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बहुत दया करते थे लोगों पे, इसके लिए इनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे वो भी ब्राह्मण फैमिली के थे, और दयानंद सरस्वती वो भी कौन सी फैमिली के हैं? ब्राह्मण फैमिली के। कौन सी फैमिली के हैं? ब्राह्मण फैमिली के। ठीक है। इन द टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। अब इनका बॉर्न कहां पे हुआ था? टंकारा विलेज में हुआ था। अब ये टंकारा विलेज कहां पे? मोरबी में। अब मोरबी कहां पे है? सौराष्ट्र में है। ठीक है। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही रियलाइज दैट आइडल वर्शिपिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस। अब आइडल मतलब क्या होता है तुम लोगों को नहीं पता होगा। बोलो नहीं पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। आइडल मतलब, दयानंद सरस्वती ऐसा मानते थे कि भाई मूर्ति की पूजा करोगे क्या? कोई मूर्ति की पूजा करता है क्या? तो ऐसा दयानंद सरस्वती मानते थे। तो आइडल वर्शिप करना और उसकी पूजा करना, ये सब वर्थलेस है, मतलब कुछ काम का ही नहीं है। ये कुछ काम का ही नहीं है, जो कोई कुछ कीमती नहीं है। वर्थलेस मतलब कुछ कीमती नहीं है। क्या कीमती नहीं है? मूर्ति की कोई पूजा करता है क्या भाई? मूर्ति की कोई पूजा करता है? नहीं यार, मूर्ति की कोई पूजा थोड़ी करता है। तो ऐसा दयानंद सरस्वती मानते थे कि भाई मूर्ति की पूजा करना, उसको आरती करना, फूल करना, ये सब एक कोई काम का नहीं है। ठीक है। वो बोलते थे कुछ कीमती नहीं है। तो ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। तो उसने अपनी फैमिली को, पूरे समाज को छोड़ के दुनिया में निकल गया। किसके लिए? सच जानने के लिए। भगवान कौन है? ये मूर्ति तो कोई थोड़ी भगवान हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जैसे थोड़ा होगा दयानंद सरस्वती। अब नाम भी इतना बड़ा है और काम भी अच्छे ही करेंगे। हमारा नाम कैसा होता है? कैसा नाम है? तो ये अच्छा नाम है। ठीक है, क्या बोलते, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए। सही बात है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। He traveled across the India for next 15 years। इधर तो 15 मिनट लोगों से पढ़ाई नहीं होती। 15 years ट्रैवल किया। 15 years ट्रैवल किया। किस चीज के लिए किया? इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। उनको सच्चाई जाननी थी। क्या जाननी थी? सच्चाई जाननी थी। 15 साल ट्रैवल किया इंडिया में। कितना? 15 साल। एंड ऑल्सो स्टडीड
योगा, 15 साल ट्रैवल तो किया, एक चीज अच्छी सीखी जिसको बोलते हैं योगा, योगासन जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। ही बिकेम अ सन्यासी, ओ माय गॉड, लास्ट में ही बिकेम सन्यासी, सब कुछ समाज समाज छोड़ दिया। जो समाज छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के जो बंदा रहे ना अलग से, उसको बोलते हैं सन्यासी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर बताना कि आपको भी सन्यासी बनना है, मैं मदद करूंगा आपको सन्यासी बनने में, ठीक है। दैट इज एन एस्थेटिक recluse and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virjanand Dansidhi in मथुरा। मतलब वो सन्यासी ऐसे बने कि भाई वो हिंदुइज्म के बारे में पढ़ने वाले थे। किसके बारे में? हिंदुइज्म के बारे में पढ़ने वाले थे। और वो किसके नीचे पढ़ रहे थे? स्वामी विरजानंद दानशी इन मथुरा। कहाँ पे जाके पढ़ने वाले थे? मथुरा में जाके पढ़ने वाले थे। किसके नीचे पढ़ने वाले थे? एक स्वामी था जिनका नाम है विरजानंद दानशीदा, ठीक है। फिर आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव द नेशनल यूनिटी, एडवोकेटिंग अ क्लासेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस टू द वेदास। अब स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ये क्या चाहते थे कि भाई हमारे पास नेशनल यूनिटी हो, क्या हो, सब एक ही ऐसा हो, हमारे पास कोई कास्ट ऐसे कास्ट वाले सिस्टम ना हो। तो ये क्या मानते थे कि भाई ये नेशनल यूनिटी के करना चाहते थे। तो उसके लिए इन्होंने एडवोकेटिंग की। क्या किया? एडवोकेटिंग की। क्या किया? एडवोकेटिंग की। और सब लोगों को ऐसा थॉट्स दिया कि भाई एक ये हमारा एक कास्टलेस सोसाइटी, मतलब इसमें कोई जात वात वाली सोसाइटी नहीं है, तो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल सोसाइटी है जिसमें कोई कास्ट नहीं होता है। ये एक कास्टलेस सोसाइटी है हमारे पास। ही एक्वायर्ड, और इनके पास ये सब नॉलेज कहाँ से आई? जो ये वेदास पढ़ते थे ना, वेदास हमारे पास 4 वेदास है, ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, यजुर्वेदा। जो ये वेदास पढ़ते थे ना, वो वेदास में से इनके पास ऐसी नॉलेज आती थी कि भाई, और ये वो नॉलेज को हमारे पास इम्पैक्ट करते, प्रैक्टिकल लाइफ पे हमको सबको बता देते। ही प्रीच द पीपल टू गो बैक टू द वेदास। वो लोगों को बोलते थे कि भाई तुम पढ़ाई करो, वेदास पढ़ो, और वेदास पढ़ने से तुम्हारी नॉलेज और भी बहुत सारी बढ़ेगी, ना कि तुम्हारी नॉलेज कम होगी। फिर उसके बाद क्या है? ही रोट अ बुक एंटाइटल्ड सत्यरथ प्रकाश। फिर उन्होंने एक अपनी बुक्स भी लिखी, जिसका नाम दिया उन्होंने सत्यरथ प्रकाश। ही मेड people aware that in Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati pratha, untouchability, etc. और वो लोगों को बताते थे कि भाई देखो आप वेदास पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि जो सती सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, अनटचेबिलिटी है, ये सब आप खुद ले आए हो। यहाँ पे वेदास के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऐसा सब होता था। ये वेदास आपको और भी अच्छा चीजें बताएगी, ऐसे ये सब गलत चीजें ये सब छोड़ो और एक अच्छे समाज की, एक नवे समाज की एस्टैब्लिशमेंट करो। ये सब छोड़ो, ये गंदी चीजें हैं, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। ही एडवोकेटेड मोथेरिज्म, दैट इज देयर इज ओनली वन गॉड। ये ऐसा बोलते थे कि भाई एक ही भगवान है। कौन? कितने भगवान है? एक ही भगवान है। ही प्रीच्ड इन हिंदी एंड एज अ रिजल्ट इन थॉट्स ही रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। और वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते थे? हिंदी लैंग्वेज में। हमारी फेवरेट, हमारी जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ये हिंदी भाषा में पढ़ाते थे। उसकी वजह से मैक्सिमम पीपल, जो लोग हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम पीपल है ना, वो सबको उनकी बात पता चलती थी और वो लोग उनकी बातें सुनते थे। फिर दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया था, वैसे दयानंद सरस्वती ने एक समाज एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था आर्य समाज। वो कब एस्टैब्लिश किया? 1875 में। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में समाज एस्टैब्लिश किया। राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में किया था। कभी किया था? 1829 में, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ विच वर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। उन्होंने जो समाज एस्टैब्लिश किया ना, वो सिर्फ एक जगह नहीं था, उसकी बहुत सारी उन्होंने ब्रांचेस भी बनाई। मतलब वहाँ पे अलग अलग जगह वो समाज को उनका ऑफिस बनाया, ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, लोगों की तकलीफ दूर कर सके। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस रैपिडली
occurs rapidly. Arya Samaj started a movement to convert those people to Hinduism who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. वो जो आर्य समाज था वो क्या काम करता था पता है? जो लोग होते हैं ना, लोग कभी कभी फोर्स में आके अपना रिलीजन चेंज कर देते. अगर आपको किसी ने बोला कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा या मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगा पर एक कंडीशन है, क्या उसमें आपको हिंदू बन जाना पड़ेगा या उसमें आपको मुस्लिम बन जाना पड़ेगा. तो लोगों को क्या है, रिलीजन ही चेंज करना है ना, तो वो कर देते रिलीजन चेंज. पर उसके बाद उनको जब वापस आना होता है ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है. तो आर्य समाज हमारा यही काम करता था भाई, जो भी लोगों को वापस अपने कास्ट में आना है ना, उनको वो हिंदुइज्म कास्ट में आने में मदद करते थे. और लोग बहुत सारे अपने हिंदुइज्म कास्ट में वापस आए आर्य समाज की मदद से, अपने आप से नहीं. किसकी मदद से? आर्य समाज की मदद से. After the death of the Dayanand Saraswati, the activity of his organizations were continued by the leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. In the year 1902 CE, Kangdi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahadivilya was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused of inculcating discipline, dignity of the labours, tolerance, patience and the moral values. उसके बाद क्या हुआ, जो फिर दयानंद सरस्वती का डेथ हो गया. क्या हो गया? दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई. अब जो उनकी डेथ हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन को वापस संभालना भी है ना, तो लाला हंसराज जी थे, फिर पंडित गुरुदत्त थे और लाला लाजपत राय. उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू किया. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू किया? आर्य समाज को. किसको? आर्य समाज को. आप सबका ध्यान है ना यहाँ पे, किसको कंटिन्यू किया? आर्य समाज को. ठीक है. फिर उन्होंने 1902 में एक इंस्टीट्यूशन बनाई जिसका नाम दिया कंगड़ी गुरुकुल. क्या बनाया? कंगड़ी गुरुकुल. कहाँ पे बनाया? हरिद्वार में बनाया. कहाँ पे? हरिद्वार में. और वो किसने बनाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था. किसने? स्वामी श्रद्धानंद. फिर एक और चीज बनाई गई वडोदरा में जिसका नाम दिया आर्य कन्या महाविद्यालय. क्या नाम दिया? आर्य कन्या महाविद्यालय. ये सब गर्ल्स स्कूल थे. फिर गुजरात में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया. भाई गुजरात में एजुकेशन कम है तो लोगों को है ना बताया गया कि भाई प्लीज़ पढ़ाई करो. और उसके बाद उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब जो मजदूर काम करते हैं ना, तो हम कैसे बोलते हैं, ए मजदूर इधर आ, ऐसे नहीं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सब सिखाया लोगों को. फिर पेशेंस दिया लोगों को और बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ दी कि भाई अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे कपड़े पहनना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, ये सब मॉरल वैल्यूज़ है. प्लीजिंग वर्ड्स है, ये सब मॉरल वैल्यूज़ है. ये जो आर्य समाज था ना उसने किया. कब किया? दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद किया. ठीक है. दयानंद सरस्वती की डेथ कब हुई थी वो तो नहीं लिखा है, पर दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद ये लोग ने ये सब काम किया. ठीक है. फिर उसके बाद है रामकृष्ण परमहंस. कौन उसके बाद? रामकृष्ण परमहंस. तो रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ द इंडियन कल्चरर. क्या था वो? टॉर्च बियरर था. क्या था? टॉर्च बियरर ऑफ द इंडियन कल्चर. ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड saint who had sought the truth that all the religions. He was born in the Kamarpur village in Hooghly district in Bengal. He took the interest in the religious activity from his childhood. He became the priest at the Kali temple of the Dakshineshwar in the कोलकाता, नियर कोलकाता. ठीक है. तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? रामकृष्ण परमहंस. क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस. तो वो भी एक इंडियन थे. तो ये हमारे इंडियन के टॉर्च बियरर थे. टॉर्च बियरर मतलब हमारे समाज को एस्टैब्लिश करना, हमारे समाज की देखभाल करना, हमारे समाज की रक्षा करना, ये सब कौन करते थे? रामकृष्ण परमहंस. वो एक सेंट भी थे. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट हु साउट दैट ट्रुथ टू ऑल द रिलीजन्स. मतलब वो हर रिलीजन में सच्चाई बताते थे. वो ऐसा नहीं बोलते तुम्हारा रिलीजन अच्छा है, मेरा रिलीजन खराब है. वो हर रिलीजन को सच्चा बताते थे. कोई रिलीजन खराब नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी अपनी
सोच होती है। फिर वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वो हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे, मेरे को पता है वो हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे, पर कौन सी हॉस्पिटल, कहाँ की हॉस्पिटल? तो कमरापुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? कमरापुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। ही टुक इंटरेस्ट, उनको पढ़ाई है ना, बचपन से ही रिलीजियस चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट था। जैसे आपको बचपन से गेम खेलने में इंटरेस्ट है ना आजकल लोगों को, बच्चों को, वैसे उनको बचपन से ही रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरेस्ट था। तो वैसे ही जैसे ही वो बड़े हुए तो एक दक्षिणेश्वर टेम्पल था कोलकाता में, जहाँ पे वो प्रीस्ट बन गए। प्रीस्ट मतलब पता है ना आपको क्या होता है? संत बने, ठीक है। मैनी पीपल अट्रैक्टेड टूवर्ड हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन द प्योरिटी, ऑन द कैरेक्टर एंड द डीप नॉलेज। अब जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास अच्छाई होती है, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस भी एकदम सच्चे इंसान थे। तो इनकी जो, अगर ये जब टॉट करते थे, ये जब पूजा करते थे, जब प्रार्थना करते थे, ये जब लोगों को सिखाते थे, तब बहुत सारे लोग इनके प्रति आकर्षित होते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास प्योरिटी, इनके पास सच्चाई थी, और ये एकदम डीप नॉलेज वाला इंसान थे। अगर पढ़ाई लिखाई की होगी ना, तो नॉलेज तो बहुत सारी डीप ही रहती है। He tried to attain the God in the various form. Many reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and other had obtained the guidance from him. जो हमने दयानंद सरस्वती पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, तो ये जो गाइडेंस लिया था ना दयानंद सरस्वती ने इतनी अच्छी चीज़ों को करने का, ये सब और सब कुछ हमारा गाइडेंस हमारे रामकृष्ण परम हंस ने दिया था, और दूसरा केशव चंद्र सेन ने दिया था। इन्होंने दयानंद सरस्वती और ऐसे बड़े बड़े लोगों को गाइडेंस दिया था ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ पाए। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर डेवलप्ड देयर फेथ इन कल्चर एंड रिलीजियस ऑफ इंडिया बिकेम बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग ऑफ द रामकृष्ण परम हंस। जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनकी टीचिंग से, इनकी प्रीचिंग मतलब लोगों को भगवान के बारे में बताना, चीज़ों के बारे में बताना, इनकी प्रीचिंग की वजह से वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर, रिलीजन डेवलप हुआ। नहीं तो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन इतना डेवलप नहीं था। रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग और उनकी प्रीचिंग्स की वजह से हमने इतना डेवलपमेंट किया। ठीक है, चलो। फिर है हमारे स्वामी विवेकानंद। जितना अच्छा नाम उतना अच्छा काम। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद है, आपको फोटो दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, अ बंगाली ग्रेजुएटेड नेम नरेंद्र दत्त। क्या नाम है? बंगाली ग्रेजुएटेड, क्या नाम है? नरेंद्र दत्त। 1863 से बॉर्न हुए, 1902 में उनका डेथ हुआ। केम इनटू कांटेक्ट विद रामकृष्ण परमहंस who reciprocated his quest for knowledge. Narendra became a disciple of the Ramakrishna and became an ascetic sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekananda. And he did an intensive study of the Indian and Western फिलोसॉफी। रामकृष्ण परमहंस के एकदम अच्छे में अच्छे डिसाइपल बन के, जैसे ही इनकी बोलते ना, अगर हम किसी अच्छे इंसान के साथ रहे तो अच्छे बनेंगे, वैसे जैसे ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के साथ आ गए ना, रामकृष्ण परमहंस के साथ अगर ये जुड़ गए थे ना, जब ये जुड़ गए थे ना, तो इनकी जो नॉलेज थी वो बहुत सारी दुगनी तिगनी हो गई। क्या हो गई? जो इनकी नॉलेज थी वो बहुत बढ़ गई। और जैसे इंसान की नॉलेज बनती है तो उसको, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, एक सन्यासी थे, तो ये भी एक सन्यासी बन गया। क्या बन गया? ये भी एक सन्यासी बन गया। क्यों सन्यासी बन गया? क्योंकि इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, वो भी एक सन्यासी थे। तो स्वामी विवेकानंद उनकी प्रीचिंग से, उनकी नॉलेज से, रामकृष्ण परमहंसी ये भी एक सन्यासी बन गए और अपना जीवन एक सन्यासी की तरह गुजारा। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी स्टडी की है। कौन सी स्टडी की है? एक तो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी के ऊपर स्टडी की है। वेस्टर्न और इंडियन फिलोसॉफी मतलब वहाँ की रीति रिवाज, रिचुअल्स और कैसे लोग रहते हैं, ये सब के ऊपर इन्होंने स्टडी की है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एडवाइज्ड पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक गॉड इन द नीडी पीपल। गरीब लोगों की सेवा करो, और गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उसमें भगवान को ढूंढने की कोशिश करो। किसकी सेवा करो? गरीब लोगों की सेवा करो, और भगवान को जो है वो जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा नहीं तो मंदिर में जाके भगवान को ढूंढो और भगवान की सेवा मंदिर में जाके करो, नहीं, गरीब लोगों की सेवा करो और
जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनमें भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, तुमको भगवान ज़रूर मिलेंगे। He embedded pride for our rich cultural heritage and faith in the bright future in the Indian youngster। उनको हमारे कल्चर में बहुत विश्वास था, और इनको ऐसा भी विश्वास था कि भाई हमारा जो इंडियन यंगस्टर है, जो हम लोग हैं, वो बहुत डेवलपमेंट करने वाले, बहुत तरक्की करने वाले हैं। He attended the Parliament of Religious in Chicago in the United States in the year 1893। फिर उन्होंने एक पार्लियामेंट भी अटेंड की थी, कहाँ पे? शिकागो में। कहाँ पे? शिकागो में। कौन सी ईयर में? 1893 में की थी। कहाँ पे की थी? 1893 में शिकागो में की थी। अब शिकागो यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है, ठीक है। With the influence speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, Japan, China, etc. और इन्होंने इतनी सारी कंट्रीज को टूर किया, मतलब इतनी सारी कंट्रीज ये घूमे, और उसके बाद इन्होंने इंडियन कल्चर को और भी बेहतरीन और बहुत और भी अच्छा बनाया, ठीक है। ही वॉज एन ardent सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर एंड द डिवोल्ट नेशनलिस्ट। ardent मतलब एकदम जो बिना थके बिना रुकावट के जो सपोर्ट करता है ना, ऐसे सपोर्टर थे ये इंडियन कल्चर के। और ये इंडियन कल्चर के डिवो नेशनलिस्ट भी थे, जो जिन्होंने इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करके रखा था, वैसे भी एक इंसान थे। ही गेव द लेजेंडरी स्लोगन टू द इंडियंस, अराइज, अवेक, स्टॉप, नॉट स्टॉप until the goal is achieved। उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा गोल तुमको अचीव नहीं होता है। क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद? उठो, अराइज, अवेक, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा गोल तुमको अचीव नहीं होता। चाहे तुम्हारे खाने का गोल हो या पीने का गोल हो, जब तक खाना नहीं मिला तब तक तुम्हारे को सोने का नहीं है। वैसा ही हमारे स्वामी विवेकानंद हमको कहते थे। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन। जो इनका गुरु था ना रामकृष्ण परमहंस, उनके ऊपर ही इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम दिया रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। इन द ईयर 1897 CE इन द नेम ऑफ हिज गुरु। अपने गुरु के नाम पे एक मिशन बनाया जिसका नाम दिया रामकृष्ण मिशन, और कोलकाता में चालू किया। 1897 में चालू किया। कभी? 1897 में। कहाँ पे चालू किया? कोलकाता में। और ही हैज इट्स हेडक्वार्टर इन एट बेल्लूर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा? बेल्लूर में रखा। कहाँ पे? हेडक्वार्टर बेल्लूर में। किस चीज का हेडक्वार्टर है ये? इसका जो मिशन है ना रामकृष्ण मिशन, उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। द मिशन एडॉप्टेड द आइडियल्स ऑफ द सर्विस टू मैन काइंड थ्रू द वेरियस वर्क्स। और वो मिशन इसके लिए था क्या कि लोगों की सेवा हो सके, डिफरेंट तरीके से करेंगे। किसी को जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ प्रोवाइड करके उसकी सेवा करेंगे। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और ये स्लोगन था वो मिशन का कि भाई सर्विस टू मैन मतलब इंसान की सेवा, वही वो भगवान की सेवा होती है, ठीक है। हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे हम अगर इंसान की सेवा करके भी भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो भी हमें वो चीज मिलेगी, ठीक है। बाय गेनिंग द मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, द मिशन ओपन द स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। और रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन था, वो मिशन जो थे वो मिशन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जो मोटिवेशन लेके उनसे सीख के उसने बहुत सारे काम किए। उसने एक एजुकेशन स्कूल खोला। क्या खोला? एजुकेशन स्कूल खोला। फिर हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। जो स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन था ना, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बनाए गए। क्यों हॉस्पिटल बनाए? ताकि लोगों की फ्री में सेवा हो सके, और जब जो भी लोग जरूरतमंद है ना उनकी फ्री में सेवा हो सके। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशंस आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। और आज भी अभी भी जो रामकृष्ण परमहंस मिशन है ना, उसकी जो ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है, इंडिया में भी है और अब्रॉड मतलब बाहर के देश में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ठीक है। ब्रांचेस मतलब अलग अलग जगह पे दुकान होती है ना, एक दुकान अमूल का यहाँ पे, एक आगे, उसके आगे, वैसा उसको ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम्स कम्युनिटी।
In the earlier 19th century, social religious reforms were initiated in the Muslims community under the leadership of Haji Sarit Ullah from Bengal, Sir Syed Ahmad Khan from Raebareli in Uttar Pradesh. They were motivated by the preachings of their religious leaders Shah Waliullah of Delhi. They believed that the Britishers could not establish the real rule in our country as Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religions and culture and also make it purer. अब ये इतना सारा इसके लिए पढ़ा क्योंकि है छोटा ही, क्या है कि भाई मुस्लिम रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में, मुस्लिम मूवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो जब 19th सेंचुरी में अब हिंदू समाज ने किया, ब्राह्मण समाज ने किया, तो मुस्लिम का भी तो कुछ होगा ना। तो 19th सेंचुरी में मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल आ गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरशिप, दो लीडर थे, पहले का नाम है सर हाजी शरीत उल्लाह और दूसरा है बंगाल के लीडर है वो है सर सैयद अहमद खान और तीसरे हैं राय बरेली, वो कहाँ के लीडर है, उत्तर प्रदेश के लीडर है। और उनके एक और जो मेन लीडर है ना शाह वलिउल्लाह, वो कहाँ के है, दिल्ली। और ये सब क्या मानते थे कि भाई जो बंगाल में जो हमारा जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है ना वो इंडिया में नहीं आना चाहिए, वो इंडिया में नहीं आना चाहिए। और ये ऐसा भी बोलते थे कि भाई जो मुस्लिम जो है ना वो इंडिया में कमज़ोर हो गए हैं और बहुत सारे लोग मुस्लिम्स को कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने एक मूवमेंट चालू किया, वहाबी मूवमेंट, जिससे वजह से ये ब्रिटिश को तो इंडिया में आने नहीं देंगे और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, और एकदम प्योर इस्लामिक कर देंगे। इस्लामिक जो इनका रिलीजन है ना, इस्लाम बना देंगे सब पूरे कंट्री को, ऐसा ये मानते थे, ठीक है, मुस्लिम वाले। मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। जो मूवमेंट चालू किया ना जिसका नाम वहाबी मूवमेंट है, और वो मूवमेंट के चलते चलते जो बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न कल्चर की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ। क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, और वो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ठीक है। However, due to the orthodox, the nature of ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education। और ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुरानी सोच वाले लोग होते हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम लोग पढ़ाई लिखे बिना रह गए, उन्होंने नहीं पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे ना, उनकी वजह से पढ़ाई इंग्लिश हुआ ही नहीं। क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन उनको मिला ही नहीं। फिर सोशल अवेयरनेस और रिफॉर्म्स भी उनको मिले नहीं, क्योंकि वो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो अपनी सोच बदलेंगे नहीं, और उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, इसके लिए उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर दैट इज वाई एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड द सब्सटीट्यूट ऑफ द मिडिल क्लास वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने तो बहुत मेहनत की मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छा करने के लिए, पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उनकी वजह से हमारा जो इंडिया का जो मुस्लिम पीपल थे वो अच्छे से डेवलपमेंट हो नहीं पाए। तो जो इनका प्रोग्रेस था, इनका जो मिशन था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इनको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन द aristocratic family during the revolt of 1857, who was serving the East India Company as an employee and had remained loyal to the company। सर सैयद अहमद खान, अब ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ही वॉज द, नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, देखो, ये बंगाल के रूलर थे। कहाँ के? बंगाल के रूलर थे सर सैयद अहमद खान। वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में बॉर्न हुए थे और इन्होंने रिवोल्ट किया था। इन्होंने क्या रिवोल्ट किया था कि भाई ये इनकी जो फैमिली है ना, इनकी जो फैमिली वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी थी, ये उनकी फैमिली उसमें काम करती थी, बहुत सारे पीपल इनकी फैमिली के उसमें थे और वो कंटिन्यूसली एकदम लॉयल थे। लॉयल मतलब बहुत
ईमानदार लोग थे इनकी फैमिली में सब। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 CE he went to England and was influenced by the liberal idea of the West। और जैसे उसका आज़ादी हो गया, ठीक है, वो यहाँ से जो उसका रिटायरमेंट हो गया तो वो यहाँ से इंग्लैंड गया। कहाँ पे गया? इंग्लैंड गया, और वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस्ड करा था। किसको इन्फ्लुएंस किसकी वजह से हुआ था? वेस्ट वाले पब्लिक की वजह से वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ था लिबरल आइडिया की वजह से। और इसके लिए वो कहाँ चले गया? इंग्लैंड चले गया। कहाँ चले गया? इंग्लैंड चला गया। कौन चला गया था भाई इंग्लैंड? कौन चला गया था? मुस्लिम पीपल का जो सैयद अहमद खान था ना, बंगाल का जो रूलर, वो चला गया था इंग्लैंड, ठीक है। He advocated the idea of acquiring English education as means to reform the Muslim community of its orthodox attitude and the backwardness। ये हमको ऐसा कहते हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स छोड़ना चाहिए और बैकवर्डनेस छोड़ना चाहिए। पर जो कम्युनिटी है, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इनको फॉलो नहीं करता था। वो इनको फॉलो नहीं करता था। किसको? सर सैयद अहमद खान को, ठीक है। ही स्टार्टेड अ मैगजीन। फिर उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर चालू किया जिसका नाम दिया ताजिब उल अखाल। क्या नाम दिया? ताजिब उल अखाल। इन द ईयर 1870 CE ही एस्टैब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। उन्होंने एक कॉलेज भी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, जिसको अलीगढ़ से नाम से बुलाते हैं, और वो 1875 में बनाई थी, विच इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टुडे। और वो इनकी कॉलेज जो है ना, वो आज भी है, और उसका नाम आज क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद क्या है? ही ट्रांसलेटेड द बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस इन उर्दू लैंग्वेज एंड ट्राइड टू मेक मुस्लिम फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट। अभी जो मुस्लिम्स होते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज कौन सी होती है आपको नहीं पता होगी। बोलो पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मुस्लिम की जो लैंग्वेज होती है ना, वो उर्दू होती है। कौन सी? उर्दू लैंग्वेज होती है। तो वो है ना, मुस्लिम लोग इंग्लिश बुक नहीं पढ़ पाते थे, तो हमारे जो सर सैयद अहमद खान थे ना, वो बहुत सारी बुक्स बाहर से लेके आते थे, उसको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे और मुस्लिम पीपल को देते थे, ताकि वो लोग भी पढ़ाई करें और आगे बढ़े पढ़ लिख के, ठीक है। ही अपोज्ड द वैली सिस्टम, बुरखा प्रथा एंड द चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड द विडो रीमैरिज। फिर उन्होंने एक और जो सिस्टम निकाला कि भाई जो बुरखा प्रथा है ना, जो मुस्लिम की जो गर्ल्स होती है ना, उनको कंटिन्यूस कंपलसरी बुरखा पहनना पड़ता है। तो ये जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे ना, वो उसको अपोज करते थे। बोले उनकी इच्छा है, उनको पहनना होगा तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। फिर चाइल्ड मैरिज भी मना करते थे, बोले चाइल्ड मैरिज भी नहीं करानी चाहिए। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय बोलते थे ना, वैसा ये भी बोलते थे कि भाई चाइल्ड मैरिजेस बैन है, कि भाई चाइल्ड मैरिज अच्छी नहीं होती है। फिर एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, पढ़ाई कराओ बच्चों को, लड़कियों को भी पढ़ाई कराओ, सिर्फ लड़कों को पढ़ाई मत कराओ, लड़कियों को भी पढ़ाई कराओ। और विडो रीमैरिज के लिए भी ये लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? कि भाई विडो का भी रीमैरिज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई विडो उसका पति मर गया तो उसको भी जला दे, ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसका नाम है सिख कम्युनिटी। क्या नाम है? सिख कम्युनिटी। क्या नाम है? सिख कम्युनिटी। The reforms of the 19th century was influenced the Sikh community. Shiromani Gurudwara Prabandhak committee was formed with an objective to recognize religious practices and remove the evil practices from the Gurudwaras to impact the English education along with the religious education to the Sikhs. Khalsa College in Amritsar was established with many other स्कूल। अब हिंदू ने काम किया, ब्राह्मण ने काम किया, मुस्लिम ने काम किया, तो अभी सिख क्यों रह जाए? तो सिख ने भी जो रिलीजियस रिफॉर्म्स था उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और एक कमिटी बनाई जिसका नाम दिया शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। क्या नाम दिया? शिरोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। अब ये कमिटी क्या करती थी? जो भी पंजाबी लोग हैं, जो सिख लोग हैं, ठीक है, तो वो सिख लोगों को इविल प्रैक्टिस, जो हमारे गुरुद्वारे में जो भी गलत सिस्टम हम फॉलो करते थे ना, गुरुद्वारा क्या होता है आपको पता है क्या? पता होना चाहिए।
जो प्लेस जो होती है ना, जो होली प्लेस होती है ना सिख लोगों की, उसको बोलते हैं गुरुद्वारा। तो जो गुरुद्वारा में जो भी हमारे इविल कस्टम थे ना, जो फॉलो करते थे हम लोग, उसको सबको रिमूव किया। और इन्होंने भी सिख लोगों को भी इंग्लिश पढ़ने के लिए एक कॉलेज खोल के दी, जिसका नाम दिया खालसा इंग्लिश कॉलेज। क्या नाम दिया? खालसा इंग्लिश कॉलेज। जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, जो सिख लोगों के बच्चे थे ना, वो इंग्लिश एजुकेशन ले पाए। और ये कॉलेज कहाँ पे खोली है? ये कॉलेज खोली है अमृतसर के अंदर। कहाँ पे? अमृतसर के अंदर, जो पंजाब में अमृतसर है ना, गोल्डन टेम्पल वाला, वहाँ पे इनने कॉलेज खोली थी। किसने खोली थी? सिख कम्युनिटी ने खोली थी। किसने? सिख कम्युनिटी खोली थी। फिर उसके बाद है हमारी पारसी दादा। सबसे पहले ब्राह्मण आए, फिर हिंदू आए, फिर मुस्लिम्स आए, फिर सिख आए, फिर अभी कौन आया है? पारसी कम्युनिटी। द पारसी यंगस्टर्स who had acquired English education became English education Ramuna E. Mazdasni Sabha in 1851 for social religious reform movements, and Dadabhai Navroji was the leader of this सभा। तो जो हमारे पारसी के जो यंगस्टर होते थे ना, वो इंग्लिश एजुकेशन उनको मिल गया था। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन उनको मिल गया था ना, तो उन्होंने एक सभा बनाई। क्या बनाई उन्होंने? एक सभा। ये सभा अंडरलाइन करना, आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। तो सभा का नाम क्या है? रमूना ई मजदानसी। क्या नाम है? रमूना ई मजदानसी। और ये सभा कब बनाई? 1851 में बनाई। कब बनाई? 1851 में बनाई। और इसके हेड थे, इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे दादा भाई नवरोजी। इनका फोटो भी दिया हुआ है साइड में। ये एक पारसी कम्युनिटी के हेड थे। ठीक है, जो इन्होंने सभा बनाई ना, उसके हेड थे। तो दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियडिकली नेमली राष्ट्र गोफ्तार। अब ये सभा ने क्या चालू किया? एक पीरियडिकल चालू किया। क्या किया? राष्ट्र गफ्तार। अब इसके मतलब ये लोगों में जो भी पारसी कम्युनिटी में जो भी खराब चीजें है ना, उसको हटाने के लिए इन्होंने एक पीरियडिकली नेमली चालू किया। इट गेव एन इम्पटस to the reforms movements and carried out work for awakening of the Parsis, K.R. Kama, Brahmaji, Malbar, and also contributed in the social religious reforms। और ये जो थे, जो इन्होंने मूवमेंट चालू किया ना, इसकी वजह से बहुत लोगों को फायदा हुआ। किसको किसको हुआ? K.R. कामा, ब्रह्माजी मलबरी, और इन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। इन सब ने इनमें कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद इनका जो वर्क था ये आगे बढ़ा। जो सोशल रिलीजियस का इनका वर्क था ना, ये सब आगे बढ़ा। ठीक है, फिर कामा लेड एम्फोसिस ऑन द प्रोपगेशन ऑफ द एजुकेशन एंड मलबारी एम्फोसिस ऑन द वुमन एम्पावरमेंट। दो जने थे, एक कामा था, कामा लेड। कामा जो था वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा था। कहाँ पे? एजुकेशन पे। और एक मलबारी थी, वो मलबारी जो थी ना, वो वुमन एम्पावरमेंट, मतलब महिला जो थी ना, वो वुमन को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही थी। ठीक है, दे अपोज्ड द चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज्ड विडो रीमैरिज। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो चाइल्ड मैरिज होती है ना, बच्चों की शादी कराना, उसको कैंसल कर दो आज से। कैंसल, चाइल्ड मैरिज आज से कैंसल, और विडो रीमैरिज कराओ। क्या कराओ? विडो रीमैरिज करा सकते हो। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द मलबारी, the government passed a law fixing the number of the age for the minimum marriage in 1891 CE। और इनकी सबके प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने फाइनली एक लॉ पास किया 1891 में। क्या लॉ पास किया भाई? जो चाइल्ड की, एक बच्चे की अगर शादी करनी है ना, आपको पता होगा बच्चे की शादी करने के लिए मिनिमम एज क्या है? गर्ल्स की 18 ईयर्स है और बॉयज़ की 21 है। और ये रूल कब पास किया था गवर्नमेंट ने? 1891 CE में। 1891 CE में। क्या भाई? कोई भी जने का एक मिनिमम एज होना चाहिए शादी करने के लिए। ऐसा नहीं कभी भी उठ के चलो भाई मेरे को शादी करनी है, चलो मेरे को शादी करा दो, ऐसा नहीं होता है। उनका एक मिनिमम एज होता है शादी कराने का। फिर उसके बाद कौन है? ज्योतिबा फुल्ले। क्या नाम है? ज्योतिबा फुल्ले। तो ज्योतिबा फुल्ले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ के थे ज्योतिबा फुल्ले? हमारे महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। तो ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। अब महाराष्ट्र के थे तो पुणे में ही स्कूल चालू करेंगे ना। कहाँ पे चालू किया इन्होंने स्कूल? पुणे में चालू किया। क्या चालू किया? स्कूल चालू किया। क्या किया? स्कूल चालू किया।
इन 1857। कब चालू किया? 1857 में चालू किया। ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी, ही चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी। और जो विडोज होती थी ना, विडोज को वापस शादी कराने में मदद करते थे। कौन मदद करते थे? ज्योतिबा फुल्ले। क्या ना? ज्योतिबा फुल्ले। और ये लोग जो थे, ये जो ज्योतिबा फुल्ले थे ना, ये ब्राह्मण को चैलेंज करते थे कि भाई मैं अच्छे काम करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। फिर ही एस्टैब्लिश्ड द सत्य शोधक समाज, उन्होंने एक समाज की भी एस्टैब्लिशमेंट की। सब लोगों ने अपना अपना एक समाज बनाया। तो ज्योतिबा फुल्ले ने भी अपना समाज बनाया, जिसका नाम दिया क्या नाम दिया? सत्याशोधक समाज। फिर इन ऑर्डर टू इनएक्युलेट द कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुसियाज्म इन द पीपल, और इनका जो समाज था ना, वो क्या करता था? लोगों में कॉन्फिडेंस देता था, लोगों में करेज, हिम्मत देता था, और एंथुसियाज्म इन द पीपल, अच्छी चीजें सिखाता ताकि लोग आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि भाई हम पीछे जा रहे तो पीछे ही चलते जाए, ठीक है। फिर उसके ठक्कर बापा कंट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन संघ established by the Gandhiji was very valuable in the upliftment of the untouchable Harijans. He worked tirelessly to provide relief to the people affected by the natural calamities. Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, was born in 1869 CE in the city of Bhavnagar. He remained dutiful and devoted servant to the people throughout his life. He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by the Gandhiji. नाम है ठक्कर बापा। क्या नाम है? ठक्कर बापा। और ये एक समाज के हेड है जिसका नाम है अखिल हिंद हरिजन संघ। अखिल हिंद हरिजन संघ। अब ये इसका मीनिंग क्या है कि भाई हम जो अनटचेबल्स है ना, हम जिसको अनटचेबल्स बोलते हैं ना, जो अनटचेबल्स है ना, उनको भी एकदम इज्जत देने का। ऐसे उनको अनटचेबिलिटी हमको नहीं करनी है, वो भी इंसान है ना। तो ये जो हमारे जो ठक्कर बाबा है, ये उनको सपोर्ट करते थे, जो हमारे अनटचेबल पीपल्स थे ना, उनको सपोर्ट करते थे। और टायरलेसली मतलब बिना किसी थकावट के, बिना किसी जगह रुके, बिना किसी जगह काम किए, ये कंटिन्यूअसली उनको सपोर्ट करते थे। किसको? ये जो अनटचेबल्स पीपल्स है ना, उनको सपोर्ट करते थे। किसकी वजह से सपोर्ट करते थे? क्योंकि इनके जो लीडर थे, इनके जो हेड थे, वो गांधी जी थे, ठीक है। वो गांधी जी थे और ये गांधी जी के साथ मिलके उनकी मदद करते थे। ये एक और जिनको मदद करते थे, जो भी जगह पे या कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कोई भी फ्लड आया है या साइक्लोन आया है, तो उधर के जो अफेक्टेड पीपल थे ना, उनको भी ये लोग सपोर्ट करते थे। क्या नाम है? ठक्कर बापा। क्या नाम है? ठक्कर। इसका पहला जो असली नाम है वो है अमृतलाल ठक्कर। एमसीक्यू में शायद तुमको पूछ सकते हैं भाई इसका असली नाम क्या है, तो इसका असली नाम है अमृतलाल ठक्कर। और ये बॉर्न हुए थे 1869 में बॉर्न हुए थे। कब बॉर्न हुए थे? 1869 में बॉर्न हुए थे। कौन सी फैमिली में बॉर्न हुए थे? कौन सी जगह में बॉर्न हुए थे? तो वो लिखा है भावनगर जगह में बॉर्न हुए थे। कहाँ पे? भावनगर में बॉर्न हुए थे। और ये एक बहुत डिवोटेड, ड्यूटीफुल थे अपने लाइफ के प्रति और लोगों के प्रति। ये लोगों की बहुत सेवा करते थे और ये एक इंजीनियर थे और इनका बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छी जॉब थी। पर इन्होंने वो जॉब को छोड़ के सिर्फ एक काम पे फोकस किया। वो काम था लोगों की सेवा करना। वो इनको ये काम कहाँ से मिला? इनको ये काम मिला गांधी जी से मिला। कहाँ से? हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी से। आपको पता है गांधी जी के साथ रहते हैं तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे अच्छे काम में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक हमारे हैं ठक्कर बाबा, पॉपुलरली नोन है ठक्कर बाबा, पर असली नाम है अमृतलाल ठक्कर। ठक्कर बाबा एस्टैब्लिश द पंचमहल भील सेवा मंडल। भील लोगों का एक सेवा मंडल एस्टैब्लिश किया ठक्कर बाबा ने। ट्राइड टू रिफॉर्म द लाइव्स ऑफ द भील लोगों की लाइफ को अच्छा करने के लिए, उनको आज़ादी देने के लिए, उनकी सारी तकलीफें दूर करने के लिए उन्होंने एक भील सेवा मंडल खोला। हु इनहेबिटेड द डीप फॉरेस्ट एंड द हिली एरियाज ऑफ द पंचमहल रीजन। ठक्कर बाबा एंड हिज फॉलोअर्स freed Bhils from the addiction of alcohols and other evil customs and the superstition. ठक्कर बापा ने क्या किया? जो भी लोग
फॉरेस्ट के अंदर जो भील लोग रहते थे ना, भील भील बोलते हैं उनको, भील लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे उसको भील लोग बोलते हैं। जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे ना, उनको अच्छी जगह पे रखा। उनको जो खराब आदतें पड़ गई थी, जो अल्कोहल की आदत पड़ गई थी, जो सुपरस्टिशन वो लोग फॉलो करते थे, वो सुपरस्टिशन, वो ईवल कस्टम से उनको दूर किया और एकदम अच्छा इंसान बनाया। किसको बनाया? भील समाज को बनाया। किसने बनाया? अमृतलाल ठक्कर, जिसको हम किससे नाम से जानते हैं? ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ही ओपनड द स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन। ही टॉट देम टू हाउ टू ऑपरेट अ स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्विंग देम इन द स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठक्कर बापा ने बहुत ही अच्छे काम किए। उन्होंने क्या किया? भील लोगों के लिए एक अच्छी स्कूल खोल के दी। क्या खोल के दी? स्कूल खोल के दी, ताकि भील लोगों के बच्चे वो स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके। और भील लोगों के बच्चों को एक और चीज सिखाई उन्होंने, भील लोगों के बच्चों को खादी चलाना सिखाया। खादी का जो चक्रा होता है ना, वो चक्रा चला के खादी प्रोड्यूस करना सिखाया, ताकि वो लोग कमा सके, वो लोग भी पैसा कमा सके। खुद की एक छोटी कॉटेज इंडस्ट्री खोल के खादी प्रोड्यूस करके वो कमा सके। कौन लोग कमा सके? भील लोग कमा सके। क्या कमाएंगे वो? क्या प्रोड्यूस करेंगे? खादी प्रोड्यूस करेंगे। किसने सिखाया ये इनको? ठक्कर बापा ने सिखाया। किसने सिखाया? ठक्कर बापा ने सिखाया, ठीक है। As time passed, awakening and the nationalism spread among people, such people which connected them better with the freedom movement. Gandhiji emphasis upon the removal of the untouchability, improved the condition of the people from the backward क्लासेस। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, बहुत सारे लोग सोशल रिफॉर्म में जुड़ते गए और हमारे गांधी जी भी थे, वो भी इसमें जुड़े और उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए। और सबसे अच्छा काम जो किया उन्होंने, एक तो अनटचेबिलिटी रिमूव की और दूसरा किया जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे ना, जो ST SC OBC जो थे ना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बनाई, उनको अच्छे से रहना सिखाया, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है, ठीक है, ख़त्म। और ये हमारी एक्सरसाइजेज है और जो करेंगे हम इसका भी वीडियो डालेंगे आगे चल के, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे और ये शॉर्ट नोट्स भी हम बनाएंगे, ठीक है। ये मैचिंग भी हम करके आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज लव्स यू ऑल, बाय।